फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ लैंडलॉर्ड के बारे में, कुछ टेनेंट के बारे में, रेंटल इनकम के बारे में, उस हाउस के बारे में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को जोड़ता है। साथ के साथ हम बात करेंगे उस एग्रीमेंट के बारे में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिसाइड होता है। और अगर कहीं बात कोर्ट तक पहुंच जाए तो कोई भी पार्टी पीछे ना हट जाए कि भाई ये एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं था, ये तो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं है। साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड के लिए गोल्डन एग्रीमेंट के जैसा है। वो टेनेंट के लिए भी बुरा नहीं है, पर लैंडलॉर्ड के लिए बिल्कुल बोनस एग्रीमेंट की तरह है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज से कई सौ साल पहले हमारी सोसाइटी गॉड सेंट्रिक सोसाइटी हुआ करती थी। उस टाइम के जो लॉ थे वो प्रॉब्लम बेस्ड नहीं हुआ करते थे, प्रिंसिपल बेस्ड हुआ करते थे। ज्यादातर लोग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करते थे, प्रिंसिपल को तोड़ा नहीं करते थे, इसलिए प्रॉब्लम्स होती ही नहीं थी। एक बार अगर किसी ने जबान दे दी तो वो उसको फॉलो करते थे क्योंकि वो भगवान से डरते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो प्रिंसिपल बेस्ड लॉ का नहीं है, प्रॉब्लम बेस्ड लॉ का है। इसीलिए हर चीज पेपर पे होनी चाहिए। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस में भी ये उतनी ही वैलिड है। जब भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट आमने सामने आते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि भाई अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाए, ये प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं ठीक है, या फिर ये टेनेंट ठीक है कि नहीं ठीक है, और फिर एक वैलिड एग्रीमेंट बनाया जाए जो लीगली एनफोर्सेबल हो। लैंडलॉर्ड की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई टाइम पर रेंट मिलेगा, घर को सही से मेंटेन किया जाएगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो टेनेंट खाली कर देगा घर को। और वही टेनेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें पीसफुली रहने को मिलेगा। साथ के साथ जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं वो टाइम पे रिटर्न होगी कि नहीं होगी, कहीं बिना मतलब में कुछ काट तो नहीं लिया जाएगा। और कभी भी आके लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल देगा कि बस अब हमें घर की जरूरत है और अब खाली कीजिए। तो क्या वो एग्रीमेंट के पॉइंट्स होने चाहिए? कौन सा वो एग्रीमेंट होता है जो लीगली एनफोर्सेबल भी होता है और साथ के साथ ये सारी चीजों को इंश्योर करता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि कौन सा एग्रीमेंट बनाए। बड़े लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लीज एग्रीमेंट बनाए कि रेंट एग्रीमेंट बनाए या कुछ और एग्रीमेंट बनाए। देखिए, जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो करेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। आज के टाइम में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, जहां पे ड्यूरेशन लंबी होती है रहने की। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के पीरियड को कवर कर सकता है। ये रेंट एग्रीमेंट होता है, ये फिक्स नहीं होता है, इसके टर्म्स फिक्स नहीं होते। लैंडलॉर्ड इनको कभी भी चेंज कर सकता है। लेकिन जो एग्रीमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, 6 महीने, 11 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल और भी ज्यादा पीरियड के लिए, वो होता है लीज एग्रीमेंट। इसमें फिक्स टर्म्स होते हैं। लैंडलॉर्ड एक बार टर्म सेट करने के बाद चेंज ना तो लैंडलॉर्ड कर सकता है ना टेनेंट कर सकता है। तो आज हम जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है लीज एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट नहीं, लीज एग्रीमेंट। अब बात करते हैं ये लीज एग्रीमेंट को कौन कौन से एक्ट गवर्न करते हैं। देखिए, कई बार कई स्टेट्स में अपने एक्ट्स होते हैं, जैसे हरियाणा में रेंट कंट्रोल एक्ट है और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 है जो कुछ स्टेट में एप्लीकेबल है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट जिससे ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका ये गवर्न किया जाता है। ऐसे ही हर स्टेट के अपने अपने एक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये पर्टिकुलरली बताता है कि इस लीज एग्रीमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए कि लीगली एनफोर्सेबल हो। देखिए, लीज एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके हैं। एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17, अगर कोई लीज एग्रीमेंट 12 मंथ या उससे ज्यादा पीरियड का है तो उसको सब रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, उसके ऑफिस में एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लेकिन एज पर द सेक्शन 18 ऑफ द सेम एक्ट, अगर कोई लीज एग्रीमेंट 11 मंथ से कम पीरियड का है तो उसको
रजिस्ट्रार के पास एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप नोटरी पब्लिक से जाके रजिस्टर करा सकते हैं। जिस लीज एग्रीमेंट को सबसे ज्यादा कैजुअली लिया जाता है वो है नोटराइज लीज एग्रीमेंट। अब क्योंकि सिर्फ 11 महीने के लिए बनता है तो कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है 11 महीने के लिए बन रहा है तो हम इसको ऐसे ही बनवा लेते हैं, इसमें क्या फॉर्मेट लग रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्लॉज पड़ रहा है, क्या नोटरी के रजिस्टर में रजिस्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। इसलिए वो बस कभी भी जाके कैसे भी जाके कोर्ट जाके उसको बस बनवा के लेकर आ जाता है, ना लैंडलॉर्ड जाता है ना टेनेंट जाता है, कोई थर्ड पर्सन ही जाके उनके नाम का बनवा के लेकर आ जाता है। तो लोगों को यह भी पता नहीं रहता कि लीगली एनफोर्सेबल है कि नहीं है। देखिए नोटराइज रेंट एग्रीमेंट भी एज पर द नोटरी एक्ट एनफोर्सेबल होगा अगर उसको नोटरी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटराइज कराया गया है। नोटरी एक्ट ये कहता है कि अगर लीज एग्रीमेंट है या कोई और भी एग्रीमेंट है तो दोनों पार्टीज को नोटरी के पास जाना चाहिए, उसके रजिस्टर में साइन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का नंबर रेंट एग्रीमेंट में पढ़ना चाहिए, तभी जाके वो लीगली एनफोर्सेबल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो रेंट एग्रीमेंट में बड़े ही क्रूशियल है, उनका उनमें होना क्रूशियल है, लेकिन लोग उसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये नोटरी के रजिस्टर में रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है, भला क्यों कोई नोटरी के रजिस्टर में रजिस्टर कराए, जबकि कई बार देखा गया कि नोटरी सिंपल स्टैम्प मार के भी दे देते हैं। देखिए नोटरी के रजिस्टर में रजिस्टर कराना इसलिए जरूरत है क्योंकि ये आपका विटनेस बनता है कोर्ट में जाके। अगर आपकी बात कभी खराब हो जाती है टेनेंट या लैंडलॉर्ड के साथ और आप जाते हैं अपना रेंट एग्रीमेंट लेकर कोर्ट में और दिखाते हैं देखिए हमारा इकरारनामा हुआ था, हमारा रेंट एग्रीमेंट हुआ था या लीज एग्रीमेंट हुआ था, तो क्या उस केस में करेंगे? तब नोटरी को बुलाया जाएगा, नोटरी कह देगा मुझे तो याद नहीं बनाया कि नहीं बनाया, मेरी स्टैंप ही नहीं है, या फिर लैंडलॉर्ड ही या फिर टेनेंट कोई भी ये कह सकता है ये तो रेंट एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं था। तो नोटरी विल एक्ट एज अ विटनेस अगर आप उसको रजिस्टर में एंट्री करवाएंगे। अब हम आपको आंसर करेंगे कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का, कुछ एफएक्यूज का, और साथ के साथ हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स जो कि आप अगर ध्यान रखेंगे अपना लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते टाइम पे तो आपका लीज एग्रीमेंट फुल प्रूफ होगा, लीगली एनफोर्सेबल होगा और दोनों ही पार्टी को क्लियर होगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कितने कॉपीज ऑफ लीज एग्रीमेंट बनाया जाए, एक बनाया जाए, दो बनाया जाए, एक बना के उसकी कई सारी फोटोकॉपी करा लिया जाए। देखिए एज पर द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 ये कहता है कि 2 लीज एग्रीमेंट की कॉपीज बनाने चाहिए, एक लैंडलॉर्ड के लिए एक टेनेंट के लिए। अब लेकिन मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 अभी सिर्फ 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, और बाकी स्टेट्स में शायद प्रोसेस में है, लेकिन अभी 4 में एप्लीकेबल है। तो मे बी शायद आपके स्टेट में एप्लीकेबल ना हो, लेकिन ये पॉइंट मैंने इससे इसलिए उठाया है क्योंकि अगर 2 ओरिजिनल कॉपीज बनती हैं तो उसके बहुत फायदे हो सकते हैं आपको। कल को अगर आपकी बात कोर्ट जाती है और आप अपने एग्रीमेंट को पेश करते हैं पर वो फोटोकॉपी होता है, लेकिन वही टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड अपना एग्रीमेंट लेके आता है और वो ओरिजिनल होता है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो एज अ ओरिजिनल एग्जिबिट किया जाएगा और आपका एज अ फोटोकॉपी ट्रीट किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके पास फोटोकॉपी है और दूसरी पार्टी के पास ओरिजिनल था, लेकिन उसने बोल दिया मेरा भी खो गया, मेरे पास भी फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी में कुछ भी चेंजेस करके वो लेकर आ सकता है कि ये एग्रीमेंट सही है, ये गलत है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? इसलिए बेटर होता है कि 2 कॉपीज रखें, एक लैंडलॉर्ड के लिए ओरिजिनल, एक टेनेंट के लिए, ताकि दोनों पे दोनों के साइन हो। और जब भी इस तरह की कोई डिफरेंसेस आते हैं या फिर दोनों के कॉपीज में कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो आप पेश कर सकते हैं जाके कोर्ट में कि देखिए ये भी ओरिजिनल है और ये इस तरह से बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम रेंट एग्रीमेंट कितना पुराना बना सकते हैं। देखिए रेंट एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन डेट जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट डेट ही होती है, स्टैम्प पेपर परचेज करने की डेट होती है या फिर उससे थोड़ा टाइम आगे की डेट हो सकती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 23 के अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं वो उसके एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को भी आप 4 महीने के पीरियड के अंदर अंदर रजिस्टर करा लें और नोटराइज एग्रीमेंट को भी आप 4 महीने के पीरियड के अंदर ही रजिस्टर कराएं। दैट आई रिकमेंड, बिकॉज क्योंकि कल को अगर इसके एग्जीक्यूशन के ऊपर बात आ गई, इसके रजिस्ट्रेशन डेट के ऊपर बात आ गई, तब आप ये कह सकते हैं जाके कि हमने ये जो एग्रीमेंट है 4 महीने के पीरियड के अंदर अंदर कराया था और ये रेफरेंस हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट से लिया है। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने लीज एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के टाइम पर ध्यान रखें। पहला टिप है
हर एक पेज पर साइन करें। यस, साइन ईच एंड एवरी पेज। व्हाई? देखिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो होता है वो तो बाय डिफॉल्ट हर पेज पे साइन करना मैंडेटरी होता है, पर नोटराइज एग्रीमेंट में मैं देखता हूं ज्यादातर लोग लास्ट पेज पे साइन कर देते हैं। अगर कल को ये रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट आपका कोर्ट में पहुंच जाता है और कोई पार्टी ये डिनाई कर देती कि ये पेज तो था ही नहीं, ये पेज तो इस तरह से था, तो उस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे आप? क्योंकि आपका लीज एग्रीमेंट तो लास्ट पेज साइंड है, हर एक पेज तो साइंड है नहीं, तो वो कह सकता है कि ये पेज तो था ही नहीं, इस पे तो मैंने साइन ही नहीं किया है। तो इसलिए हर एक पेज पर साइन करा है। दूसरा टिप्स है टेनेंट्स के लिए। टेनेंट्स को बहुत चिंता रहती है कि हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस होगा कि नहीं होगा। एग्रीमेंट में तो डाल दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना इतना, पर साथ में लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग डैमेजेस एंड एरियर्स। इसीलिए सिक्योरिटी क्लॉज डालने से पहले एक ऊपर क्लॉज डालें जिसमें ये क्लियर करें कि कौन से डैमेजेस कौन कवर करेगा, बिल्कुल क्लियर करें। जनरली ऐसा होता है कि जो माइनर रिपेयर्स हैं वो टेनेंट रिपेयर करवाता है और जो मेजर रिपेयर्स हैं वो लैंडलॉर्ड करवाता है। माइनर रिपेयर्स मतलब जैसे फॉसेट खराब हो गया, आपका बल्ब खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, और मेजर रिपेयर जैसे सीलिंग टूट गई या फिर कहते लीकेज हो गया, ये सारी चीजें लैंडलॉर्ड करता है। पर फिर भी इसको स्पेसिफाई करें और फिर सिक्योरिटी का क्लॉज डालें ताकि ये दिमाग में रहे कि कल को कोई भी डैमेज किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। थर्ड टिप है लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के लिए कितना इंक्रीमेंट किया जाए। जनरली 10% देखा जाता है कि इंक्रीमेंट होता है, पर फिर भी लिखा जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका जो टेनेंट है वो आपको टाइमली रेंट पे कर रहा है, सब कुछ सही से आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रख रहा है और आपका लीज एग्रीमेंट का टेन्योर पूरा होता है और लैंडलॉर्ड देखता है कि उसका टेनेंट जो है वो टाइमली रेंट पे कर रहा है, प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है, तो आई शुड रिन्यू इट। तो जब ये देखा जाता है कि थोड़े से परसेंटेज के लिए, थोड़े से अमाउंट के लिए क्या ये हाउस एविक्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो टेनेंट है वो आपको अच्छे से रेंट दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, क्या फ्यूचर में कोई देगा कि नहीं देगा आगे। तो ये टोटली म्यूचुअली कंसेंट का मैटर होता है, कॉमन सेंस का मैटर होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बोनस एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड के लिए गोल्डन एग्रीमेंट है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो वो एग्रीमेंट है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। यस, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। लीव का मतलब होता है परमिशन, लाइसेंस का मतलब होता है परमिशन टू डू समथिंग फॉर सम ड्यूरेशन। इस लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट का बेनिफिट यह है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप बनने ही नहीं देता है। ये लैंडलॉर्ड को बनाता है लाइसेंसर और टेनेंट को बनाता है लाइसेंसी। इसमें एविक्शन कराना, घर खाली कराना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ये किसी भी रेंट कंट्रोल एक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, ये टेनेंसी एक्ट को भी अट्रैक्ट नहीं करता, ये अट्रैक्ट करता है ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ये एक तरह का रहने का लाइसेंस है कि टेनेंट जाके प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकता है एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो लैंडलॉर्ड के थ्रू चेंज भी किए जा सकते हैं। दिस लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट डजंट क्रिएट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है, जबकि लीज एग्रीमेंट एज पर द एक्ट वी हैव डिस्कस वो ट्रांसफरेबल भी होता है। सो दिस इज द गोल्डन एग्रीमेंट फॉर लैंडलॉर्ड्स। So friends, if you like our presentation, please like, share and subscribe our channel because your like, share and subscribe is source of our motivation. Thank you very much.